नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ एसपी वैद सर हैं। जम्मू कश्मीर की नस नस से वो वाकिफ हैं और पाकिस्तान को भी भली भांति जानते और समझते हैं। हमने जिस तरह से वॉर ऑफ नैरेटिव देखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें अब अगला पड़ाव है जो हमारे डेलीगेशन है, जो दुनिया भर में जाकर भारत का स्टैंड रखने वाला है, भारत की बात रखने वाला है। उस पर अब हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कुल मिलाकर अब ये लड़ाई जो है वॉर ऑफ नैरेटिव्स की है। वैद सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने वक्त दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से। थैंक यू सर। नमस्कार अदिति जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि भारत को अगर ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स की लड़ाई जीतनी है, जिसमें आप भी एक अहम किरदार निभा रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आपने जब पाकिस्तान स्ट्राइक्स कर रहा था, भारत पे हमले कर रहा था, तब भी आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो थी ग्राउंड से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में फैलाई, दुनिया भर में पहुंचाई। मैं आपसे ये जानना और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को भी भली भांति समझते हैं और पाकिस्तान की भी नस नस से आप वाकिफ हैं। भारत को इंटरनेशनल लेवल पर क्या हाईलाइट करना चाहिए? अदिति जी, देखिए, सबसे पहले जो डेलीगेशंस जा रही हैं उसमें आपने देखा किस तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोग जो अपोजिशन से भी ताल्लुक रखते हैं उनको इंक्लूड किया। जो अब मैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखते हैं। और ये आल पार्टी के लोग हैं और जो जो बहुत अच्छे इफेक्टिव स्पीकर भी हैं। और मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट फैक्टर इनको सभी को दिया गया कि आपने किस किस कंट्री में जाना है। सबसे पहले जो पाकिस्तान डर्टी गेम खेल रहा है इसको एक्सपोज करना चाहिए। पाकिस्तान जिस तरह से यहाँ टेररिज्म फैलाता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में। अगर आप उनको बताने में आए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप देखिए शायद ही कोई हमारा सिटी बचा है इंडिया में जहाँ टेरर का इंसिडेंट नहीं हुआ है। आप मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, आप एज डाउन एज बैंगलोर, कोयम्बतूर, कहीं कहीं की हैदराबाद। भी आप का हैदराबाद कहीं की भी बात करें तो इस एक्सटेंट तक पाकिस्तान ने। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूँ इट इज नॉट कि कश्मीर का मुद्दा है। कश्मीर तो एक बहाना है। कश्मीर अगर आप दे भी दोगे, पाकिस्तान इससे बाज नहीं आए। मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, कोई हम देने की बात नहीं है। हाँ, मैं कह एग्जैक्टली। रहा हूँ हाइपोथेटिकली इनका जो नरेटिव है बेसिकली आपने देखा उनका डीजीआईएसपीआर क्या बोलता है। उसने बोला ईमान, तकवा, जिहाद और पता नहीं चौथा कुछ वर्ड था, मुझे इतना अच्छा इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है। बोलता है ये हमारा माटो है आर्मी का। नाउ अगर जिस आर्मी का जब तक माटो ये रहेगा कि आप जिहाद करनी है, आपने गजवा हिंद करना है, ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट करना है, तो ये कहाँ तक लिमिटेड सिर्फ कश्मीर तक ही है, मुझे बताइए ना। आप डे वन से ये पॉलिसी पे चल रहे हो कि आपने पूरी अपनी कौम को रेडिकलाइज कर दिया और इस बात पे कि हिंदुस्तान को हेट करना है, इंडियंस को हेट करना है, हिंदूज को हेट करना है, भारत के खिलाफ वो करना है। तो पूरी आपने बजाय साइंटिस्ट पैदा करने के बजाय ये सारे वो अच्छे शहरी बनाने के आपने उनको नफरत पर पूरा देश बनाया। तो ये सारा एक्सपोज होना चाहिए। ये हमारे ऑनरेबल एमपी साहबान जो जा रहे हैं कि पाकिस्तान, और ये सिर्फ इंडिया को अफेक्ट नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। आप देखिए दुनिया में कहीं भी टेरर इंसिडेंट होता है उसके तार पाकिस्तान में क्यों जुड़ते हैं? चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पेरिस हो, यूएसए हो, हर जगह के तार क्यों जुड़ते हैं? 9/11 के तार क्यों पाकिस्तान में जुड़ते हैं? तो पाकिस्तान को ये अब उनका ख्वाजा आसिफ जो है वो बोलता है, इनफैक्ट कोई बड़ा मजाक से बोल रहा था कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर एक ऐसी उनके लिए गिफ्ट है क्योंकि वो पाकिस्तान को खुद ही एक्सपोज कर देते।
आपको कई लोगों ने जरूरत कहा ना प्राइम मिनिस्टर के एजेंट है। है। तो वो ख्वाजा बोलता है जी, मैं हम 30 साल से डर्टी वर्क कर रहे थे इंग्लैंड का, तो आज वो ड्राई क्लीन हो गए और हम गंदे के गंदे रह गए। भाई आपने वो जो डर्टी काम था, अगर जो उस बेस्ट ने आपसे करवाया भी, तो क्या आपने वो सारा डाइवर्ट कश्मीर की तरफ नहीं किया? क्या आप वो जो गेम पूरे भारत में खेल रहे हो वो नहीं किया? क्या आपने जब रशिया चला गया उसके बाद वो फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए थी? हैव यू डिमोलिश्ड टेरर कैंप्स? आपने क्या टेरर कैंप्स बंद किए? आपने टेरर आप यहाँ से बोलते हो कि हम विक्टिम है टेररिज्म की। भाई आप विक्टिम ये उस तरह से हो गया कि जो बम बना रहा है, मैं बम बना रहा हूँ आपको मारने के लिए और मेरे हाथ में फट गया। और बहुत बार ये इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में हमने देखा, बहुत सारे टेररिस्ट इस तरह खुद बम बनाते हुए घर में मर गए। और आई हैव नो सिंपैथी फॉर देम बिकॉज़ दे वर प्रिपेयरिंग बम टू किल समबडी एल्स। ऊपर वाले ने उन्हीं को मारा। तो इस तरह पाकिस्तान क्लेम करे कि मैं विक्टिम हूं टेररिज्म का, इट इज नॉनसेंस। आप ये टेररिज्म पूरी दुनिया चलाते हो। अब वो टेररिज्म वो जो बोल गई थी हिलरी क्लिंटन, वो ठीक बोल गई। अगर सांप पालोगे बैकयार्ड में तो आपको भी तो काटेगा ना सांप। उसकी फितरत है काटना। टेररिस्ट की फितरत है मारना, बम ब्लास्ट करना। तो वो कैसे छोड़ेगा? वो इंडिया पर नहीं कर पाएगा तो आप पर करेगा। वो अगर किसी दूसरे देश में नहीं करेगा तो आप पर करेगा। तो पाकिस्तान कैनॉट क्लेम कि आई एम विक्टिम ऑफ टेररिज्म। यू ग्रूम्ड देम, यू आर्म्ड देम, यू रेडिकलाइज देम। आपने पूरी सोसाइटी का सत्यानाश। आज भिखारिस्तान तो इसीलिए बन गए बिकॉज यू डिड नॉट। जो चीज आप बाकी देश इंडस्ट्री प्रमोट करते हैं, बाकी देश ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर्स बनाते हैं, हमने किया वो इंडिया में। यही पॉपुलेशन थी जो डिवाइड हुई 47 में। हमने कैसे आज पूरी दुनिया में भारत रूल करता है। तो ये वाला पार्ट पाकिस्तान का एक्सपोज होना चाहिए। और मैं ऑनरेबल एमपी साहबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपने हिसाब से, वो सब नॉलेजेबल लोग हैं, सब जानते हैं, पॉलिटिकल सीनियर लोग हैं, दे शुड एक्चुअली एक्सपोज पाकिस्तान। और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, ये पाकिस्तान की वजह से हुआ। अगर आप पहलगाम नहीं करते और धर्म पूछ के नहीं करते, उनकी औरतें और बच्चों के सामने उनको नहीं मारते, तो शायद ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। हमें फिर जब आपने इस तरह की घिनौनी हरकत की तो हमें करना पड़ा। और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो फिर दुहाई मांगने लोगों के पास जाते हो और चिल्लाते हो कि हमारे साथ ये हो गया तो वो हो गया। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो किया है। और मुझे लगता है, उसमें मुझे जो लगता है, ये एक दिन ये युद्ध होके रहेगा। क्योंकि जब तक पाकिस्तान की आर्मी देखो, वहां इस टेररिस्ट हमने 100 मार दिए, ठीक है। टेररिस्ट को पैदा कौन करता है? दी आईएसआई। टेररिस्ट को पैदा कौन? आईएसआई मींस पाकिस्तान आर्मी, because ISI is manned by a Pakistan army people and Pakistan army is the mother of all। and मैं कहता हूँ सारी दुनिया का बिगेस्ट ड्रग कार्टेल चलाता है, बिगेस्ट टेररिज्म कार्टेल चलाता है। और पाकिस्तान आर्मी का जब तक, जो मैंने कहा, जो उनके डीजी आईएसपी बोलता है, अगर हमारा माटो ये है कि गजवा हिंद करना है और ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट वही पॉलिसी रखनी है, तो जब तक ये रहेगी तो टेरर इंसिडेंट दोबारा होंगे। और हमने पॉलिसी डिक्लेयर कर दी कि अगर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एनी एक्ट ऑफ टेरर, क्योंकि जो सीज फायर, सो कॉल्ड सीज फायर, आई विल नॉट कॉल इट ए सीज फायर, हमने थोड़ी देर के लिए अवेंस में रखा है। तो हम ये जो हमने रोका है प्रहार, ये इसलिए रोका है कि आपको मौका दे रहे हैं। और एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, ये हमारे प्रधानमंत्री ने जी ने कहा। तो
टेरर इंसिडेंट मींस अनदर पुलवामा या पहलगाम हुआ तो हम आपको फिर मार गए, घुस कर मारेंगे। जो आपके 9 टेरर कैंप्स उड़ाए इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर ऑफ लश्कर जैश एंड हिजबुल मुजाहिदीन, तो हम फिर अटैक करेंगे। तो आप सोचते हैं पाकिस्तान रुक जाएगा? थोड़ी देर के लिए रुकेगा जरूर। वो पुलवामा के बाद भी हुआ था जब हमने हम्म बालाकोट किया, रुकेगा। लेकिन जब तक उसकी आइडियोलॉजी ये रहेगी वो करेगा, वो बाज नहीं आने वाला। वो कुत्ते की दुम होती है ना, वो बोतल में पड़ी है, जब निकालोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी। उसने ये करना है और हमने हिट करना है। हमने हिट करना मीन्स ये वार होके रहेगी। ये भगवान करे मैं झूठ निकलूं, लेकिन जहां तक मैं पाकिस्तान को समझता हूं ये नहीं टल सकता जब तक उनकी ये पॉलिसी, विच मीन्स पाकिस्तान विल हैव टू चेंज इट्स बेसिक पॉलिसी सिंस 47, which is not going to happen। मुझे तो नहीं लगता। आई मे बी फूल और मे बी लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, बट मेरा तजर्बा 35 साल का कहता है वो चेंज होने वाला नहीं। इट माइट गेट, थोड़ा टाइम मिल जाए, भगवान करे 6 महीने 2 साल 4 साल जो भी निकले, लेकिन ये करेगा। क्योंकि मैं मुंबई भी देखा, मैं दिल्ली भी देखा, मैंने सीरियल ब्लास्ट भी देखे, ट्रांसिस्टर बम देखे, अयोध्या राम मंदिर पर अटैक, क्या क्या नहीं देखा। तो यू थिंक ये सारा बंद हो जाएगा क्या? इसने प्रॉमिस किया कि सारे ट्रेनिंग कैंप बंद कर दूंगा, सारे टेरर कैंप खाली कर दूंगा, सबको डिसआर्म करूंगा, डी रेडिकलाइज करूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। और ये फिर करेगा और यहाँ से फिर युद्ध होगा। तो ये बात पाकिस्तान के बारे में हमारे ऑनरेबल एमपीज को हर स्टेट कैपिटल में बताना चाहिए कि अगर आप हम्म चाहते हो कि न्यूक्लियर वॉर अवर्ट हो, ये हम्म पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी, बेसिक पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। आप एक सिविलाइज्ड, आप मतलब आप, इसका मतलब है आप फौज हो, फौज की वर्दी में टेररिस्ट हो। आप, यू आर नॉट ए रेगुलर फोर्स। जिस तरह बाकी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री की फोर्स होती है, आर्मी होती है, आप तो फिर वर्दी में टेररिस्ट। और वो इन्होंने करके भी दिखाया कारगिल वार में। कारगिल वार में इनकी फौज आई नहीं थी क्या टेररिस्टों की जगह? और उन्होंने हाइट्स कब्जा की थी जिनको हमने बाद में ठोका। हमारे कितने यंग आर्मी कैप्टन लेफ्टिनेंट मारे गए बिकॉज हम्म इंडिया ने डिटर्मिनेशन से मारा इनको। और वहां उस वक्त वाजपेयी जी ने लिया था, पर हमारे प्रधानमंत्री ने कि हमने एलओसी नहीं क्रॉस करनी है। इस वजह से कैजुअलिटीज ज्यादा हुई, एयरफोर्स कुड नॉट गो इनसाइड। तो ये जो इसी तरह अभी भी मैंने मेरा स्टेटमेंट आपने काफी बार देखा होगा कि मेरी असेसमेंट है कि पाकिस्तान रेगुलर्स हैं इसमें। पाकिस्तान एसएसजी कमांडोज हैं जो जम्मू में, पुंछ में इन्होंने किया, हम्म रजौरी पुंछ में इतने अटैक किए और इतने हमारे आर्मी की कैजुअलिटीज की। और ये जो इवन दिस अटैक, जो पहलगाम है, उसमें लोकल एलिमेंट है, पक्का है। लोकल टेररिस्ट हैं और लोकल वो भी जो ओजीडब्ल्यू भी हैं। लेकिन मेन करने वाले वो दो हैं जो पाकिस्तानी एसएसजी। वो इनफैक्ट एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है पाकिस्तान से ही जो उनका नाम लेता है कि ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर और एसएसजी कमांडोज। तो हम्म ये जो है ये करते आए हैं, दे आर बेसिकली टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म unless you change। I am saying, making a very explosive statement। पाकिस्तान आर्मी जो है अगर अपना रवैया नहीं बदले, पॉलिसी नहीं बदले, तो दे आर, अगर यही जो आज मुल्ला मुनीर के अंडर चल रहा है, तो दे आर इन पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म टेररिस्ट। अगर आपका देश के पड़ोसी इस तरह से हो तो आप कैसे रोक पाओगे वार को? आपको एक दिन ये लड़नी पड़ेगी वार। और ये दुनिया के कैपिटल्स में, आई आई विश जो ऑनरेबल एमपीज जा रहे हैं वो दुनिया को ब्रीफ करें कि अगर आप अवॉइड करना चाहते हो न्यूक्लियर वार। इन्होंने तो न्यूक्लियर वार तो ऑलमोस्ट कर ही दी थी। जो इन्होंने दिल्ली हम्म मिसाइल मारी, शाहीन, हम्म अगर वो मिसाइल दिल्ली जा रही थी जो हमारे S-400 की वजह ने से डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय हो गई, और ये तो स्टेटमेंट आया हमारी एयरफोर्स का। और इन्होंने गोल्डन टेम्पल को अटैक करने की कोशिश की जो
जिस एयर बेस से ये कर रहे थे, उस एयर बेस को ही हमारे एयर चीफ ने उड़ा दिया। तो ये जो किया, अगर वो दिल्ली में फट जाती और गोल्डन टेम्पल में जो इन्होंने अटैक किया था, अगर गोल्डन टेम्पल डैमेज हो जाता तो आप कॉन्सिक्वेंसेस जानती हैं इसका क्या होता। इस एक बर्बादी हो जाती। और क्या आप इमेजिन करें, तो अगर यही मिसाइल राहुल गांधी के घर में फटती तो दिल्ली में, तो देख पूछ के तो फटेगी नहीं ना कि मोदी जी के घर में फटनी है। इट इज एम्ड एट सो एंड सो प्लेस। अब वो तो राहुल गांधी के घर पे के ऊपर भी फट सकती थी बजाय मोदी जी के घर के। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस समझिए। और जो लोग पाकिस्तान की और अपनी आर्म्ड फोर्सेस को क्रिटिसाइज करते हैं और पाकिस्तान का नैरेटिव चलाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। कोई भी हो, मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी बोलता हूँ, कोई भी है भाई। आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने आपको बचाया, पाकिस्तान ने कोई कमी नहीं रखी थी। अगर एक शाइन और मार दे वो पीछे से, और न्यूक्लियर पावर्ड हो, इट इज कैपेबल ऑफ न्यूक्लियर कैरिंग न्यूक्लियर पेलोड, इस वाली में तो नहीं था। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये शाहीन चलाई थी बिना न्यूक्लियर पेलोड के, अगर दूसरी उसके बाद ट्रायल करने के बाद दूसरी मार देता और वो दिल्ली में फट जाता, तो आप इमेजिन करो क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी इसकी। तो ये पाकिस्तान को, जो उसकी हमायत करने वाले और जवान बोलने वालों को, मैं उस वक्त शाहीन फर्क नहीं समझेगी कि ये प्रो पाकिस्तान है या ये प्रो इंडिया है या हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। शाहीन आके फटेगी और वो सबको लपेटेगी, वो सिर्फ इंडिया देखेगी। तो ये बात समझ आनी चाहिए सभी को। आई होप पीपल अंडरस्टैंड दिस, एंड एवरीवन शुड बी ग्रेटफुल टू आवर एयर फोर्स, चाहे वो कोई भी किसी पार्टी से ताल्लुक रखे। उन्होंने इसको न्यूट्रलाइज किया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने भी उसको मैं कहता हूं, मैं नाम नहीं लेता मोदी जी को, अल्टीमेटली क्रेडिट तो सब उन्हीं को जाता है, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जिन जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन है, जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया भारत का, उनको मैं दो हाथ से सलूट करता हूं। क्योंकि जिस तरह के यहाँ ड्रोन जो टर्की ने दिए थे और चाइना ने दिए थे, मैंने खुद देखा जम्मू में बैठ के। अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो 700 से 800 ड्रोन मारे इन्होंने और मिसाइलें मारी। अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होते, 100% न्यूट्रलाइज हुए वो, अगर वो सारे, इमेजिन करो अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता और सारे फट जाते, तो हजारों और लाखों की तादाद में आप डेड बॉडीज उठाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं रही, वो तो पैरालाइज कर दिया, घुटने पे ला दिया। जब उन्होंने ये हिमाकत की ना शाहीन मार और गोल्डन टेम्पल को अटैक करने की, उसके बाद हमारी जो ये जो ब्रह्मोस मारी गई, और वो जो इनके 13 में से 9 या 11 इनके एयर बेसिस को डिसफंक्शनल कर दिया। उसके बाद वो बिल्कुल बेबस हो गया, घुटने पे आ गया। मैं तो इनफैक्ट अपने ट्वीट, अगर पता नहीं मेरा ट्वीट आपने देखा, मैंने 2 बार ट्वीट किया कि भारत ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया इन 3 दिनों की लड़ाई में, वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया। और आज जो प्रिसीजन अटैक भारत ने किया, आज भारत उसके लिए सुपर पावर माना जा रहा है। और ये सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, इट वाज इंडिया वर्सेस चाइना, पाकिस्तान प्लस चाइना प्लस टर्की एंड डीप स्टेट प्लस डीप स्टेट ऑफ यूएसए, जिन्होंने अपने वेपन रखे हुए थे वहां। डीप स्टेट आज भी, मुझे लगता है ट्रंप जो पहले बड़ा प्रो इंडिया बात करते थे, he has fallen in the hands of again the deep state of अमेरिका। मैं आपसे सर वही एक्चुअली सवाल पूछने वाली थी कि हम पाकिस्तान को तो गाली दे लेते हैं, लेकिन चाइना उसके साथ खुलकर खड़ा था, टर्की उसके साथ खुलकर खड़ा था, अजरबैजान उसके साथ खुलकर खड़ा था। ये, और अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात करें, क्या यूएस ये कह सकता है दिल पे हाथ रख के कि उसमें उसका कोई रोल नहीं है? और इसके अलावा क्या वेस्ट इससे पल्ला झाड़ सकता है?
कि पाकिस्तान के पास आज जो भी सर्वाइवल पावर है या जो भी कैपेबिलिटी है, लिमिटेड कैपेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट और यूएस की ही दी हुई है। बिल्कुल जी। और वेस्ट पल्ला झाड़ नहीं सकता। ये सारा डर्टी गेम वेस्ट खेलता है। आई एम सॉरी, जिस तरह से यूएसए डर्टी गेम खेलता है बेसिकली काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया। आप देखो, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प कंपेयर करते हैं मोदी जी के साथ शहबाज शरीफ को। इज इट नॉट डीमीनिंग? और पाकिस्तान पीपल आर वेरी एंटरप्राइजिंग एंड वेरी इंटेलिजेंट। क्या मिस्टर ट्रम्प को ये रियलाइज नहीं करना चाहिए कि आप एक जो टेरर स्पॉन्सर करता है उसको भारत के साथ कंपेयर करना चाहिए? अब मैंने ट्रेड बोला, ट्रेड करो। पाकिस्तान क्या ट्रेड करेगा? क्या टेररिज्म ट्रेड करेगा? उसके पास पैदा क्या होता है? तो आप क्या मतलब जिहादी भेजेगा हिपोक्रेसी। ना। ट्रम्प बहुत ज्यादा। एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, दो जिहादी अभी उन्होंने हायर किए हैं ना अपने हिपोक्रे एडमिनिस्ट्रेशन में। ये वेस्ट की हिपोक्रेसी है। और उनको अनफॉर्चुनेटली नो वन वांट्स टू सी इंडिया राइजिंग। और मेरी लेकिन भविष्यवाणी रुक सुन के रखना, भारत की ये सेंचुरी है, ये भगवान की तरफ से है। ये किसी अमेरिका की और चाइना की वजह से नहीं है। दिस इज ये सारी सृष्टि को चलाने वाला है कोई, जिसको हम भगवान बोलते हैं। और ये सेंचुरी भारत की है। मेरी बात नोट रखना। हम शायद कुछ सालों के बाद नहीं होंगे, बनेगा, नंबर वन बनेगा बहुत जल्दी, नंबर थ्री और फोर, टू एंड फिर वन। और आप नहीं रोक सकते, बिकॉज ये दुनिया का साइकिल है। यू राइज, यू कम डाउन एंड यू अगेन राइज। इंडिया नंबर एक टाइम पे वर्ल्ड इकोनॉमी का 33% दुनिया की जीडीपी का भारत 17वीं शताब्दी से पहले होता था। पूरे वर्ल्ड का 33% इंडिया होता था। फिर इंडिया के ऊपर ये इन्वेडर्स और ये सारे आए और इन्होंने लूटा, लूट की। लूट की, और उसके बाद भारत डाउन आया। अब दोबारा आएगा। ये लॉ ऑफ नेचर है और ये ईश्वर की कृपा से होना है, इसको नहीं रोक सकते। लेकिन अमेरिका, चाइना, एवरीबॉडी, दे डोंट वांट इंडिया टू राइज। और ये अब चाइना तो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को, इंडिया की प्रोग्रेस रोकने के लिए। चाइना जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। इट डजंट लाइक इंडिया राइज। और वही वही हालत है। अमेरिका बोलता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, लेकिन अमेरिका जो गेम खेल रहा है, ये पाकिस्तान को अल्टीमेटली अगर वो स्पोर्ट कैसे सैंक्शन करवा दिया आईएमएफ का लोन, तो ये सारी यू आर प्लेइंग डर्टी गेम। तो ये सारे बकवासबाजी है। इनको इनको और फिर आप कंपेयर करते हो इंडिया के साथ पाकिस्तान को। शर्म आनी चाहिए ट्रंप को। आपके हिसाब से ये जो इविल की एक्सेस है, जब मैं एक्सेस ऑफ इविल कह रही हूँ तो पाकिस्तान, टर्की, चाइना सब, भारत का इस लड़ाई में नेचुरल अलाय आपको कौन दिखाई देता है? कौन सी कंट्रीज हैं जो आपको लगता है कि टेररिज्म के खिलाफ? मेरे जहन में इसराइल आता है, और इसराइल नंबर ने वन बहुत इजराइल, ओपनली इनको नंबर सब। वन इजराइल, और नंबर हम्म। नेचुरली अलाई, और नंबर टू साथ में रशिया। मैं इजराइल को पहले रखूंगा। एब्सोल्यूट कोहिरेंस है रशिया के इजराइल के साथ। और यस, रशिया आल्सो, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, इंडिया के साथ उसने हमेशा साथ दिया। इवन दिस टाइम आपका S-400 उसकी ही मदद से बना है। या बहुत सारी, मैं आई डोंट नो सो मच अबाउट आर्मी जो सिस्टम्स हैं, बट यस, रशियन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत सारा इन हाउस बिल्ट भी है और उधर का भी है। तो ये नेचुरल एलाइज हैं। लेकिन अब मेरा कि ये मानना है कि भारत को अब टेक ऑन करना चाहिए चाइना के साथ। बहुत हो गया गुड गुड वाला ना जो इमेज था। अब ऑफेंसिव दिखाना चाहिए यूनाइटेड एंड डोंट, ये जो तिब्बत और ताइवान जस्ट ओपनली से, बिकॉज वो तो आपकी लिहाज करता नहीं कश्मीर के बारे में। जब कश्मीर का मुद्दा आता है, जब किसी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना है, क्या चाइना लिहाज करता आपकी? ये जो नेहरू जी ने गिफ्ट कर दिया इसको, परमानेंट मेंबरशिप जो हमें ऑफर हुई थी, तो उसका वो मिस यूज करता है। वाई शुड यू बॉदर? एंड आपका ग्लोबल साउथ आपके साथ है। मैक्सिमम कंट्रीज लिसन टू यू। चाइना को दिखाना चाहिए कि आप टेरर कंट्री की मदद करते हो, यू आर एज मच गिल्टी।
तो लेकिन ऑफेंसिव, अब जो फॉरेन मिनिस्टर साहब को इंश्योर करना चाहिए कि यूएन में जो भी हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, जस्ट ब्लॉक चाइना आल्सो, डोंट ब्लडी केयर, जो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ लेगा। उधर से बोलता है अरुणाचल, आज नाम बदल दिया अरुणाचल प्रदेश के, मैं तो अगर इफ आई एम इंचार्ज, मैं बीजिंग का ही नाम बदल दूंगा, तो उससे क्या हो जाता, अगर मैं हिंदी नाम रख लूं बीजिंग का, उससे क्या हो जाएगा। तो ओपनली वो कहता है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, आपके खिलाफ बोलता है। व्हाई आर वी हम्म। इनफैक्ट आस्क हिम टू रिटर्न अक्सय चिन, क्या बिगाड़ लेगा। उसने लद्दाख में हिमाकत की थी, वहां उनका ए वन चाइल्ड पॉलिसी है, घर से एक बच्चा है। वो कैन दे अफोर्ड दैट्स लाइक इंडिया, इंडिया में हर फैमिली से 4-4 बच्चे हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, टेक्नोलॉजी होगी उनके पास, हमारे पास भी है। और इंडिया, आज तक मुझे बताओ चाइना ने एक वॉर जीती हो, जस्ट टेल मी वन। अरे उनको तो भारत ने रुला दिया था अभी एलएसी पर, तो इसलिए तभी तो अब डिसएंगेजमेंट किया। वो गुड गुड वाला इमेज था ना, वो गुड बॉय वाला, वो छोड़ देना चाहिए मोदी जी को। अब बहुत हम्म। बहुत कोशिश की अच्छा अच्छा बनने की चाइना के साथ, अब उसको एग्रेसिव वाला पोस्टर दिखाना चाहिए। जो दुश्मन है, वो कहते हैं ना, शत्रु बोध होना चाहिए। जब मालूम है ये शत्रु है हमारा, तो फिर ओपनली शत्रु होना चाहिए। तो ऐसी की तैसी क्या बिगाड़ ले। हम्म। ये तो रही चाइना की बात और भारत के शत्रुओं की बात, लेकिन उन शत्रुओं का क्या करेंगे जो भारत के भीतर है। यहाँ पे मैं बात जम्मू कश्मीर की अगर आपसे करूं, लोकल सपोर्ट की हम बात कर रहे थे। आप जम्मू कश्मीर में एक तो ये जो मिलिटेंसी है उस लिहाज से भी इस फेज को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने खुद भी जिक्र किया लोकल टेररिस्ट का, हमने देखा भी कि कहा गया कि वो भी इसमें शामिल है। तो मिलिटेंसी के लिहाज से भी और जम्मू कश्मीर में सरकार ने तो सब कुछ किया, डेवलपमेंट भी की, वहां पे लोग हैं, बदलाव दिखाई भी देता है ग्राउंड पर। लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो ओजीडब्ल्यूज हैं या ये जो अभी भी मिलिटेंसी का नंबर हालांकि बहुत लो है, मैं नहीं कहती कि आज से 4 साल पहले या 5 साल या आपके टाइम पे जो लेवल रहा करता था अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के लिए आगे का रास्ता आप कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है कि लोकल स्पोर्ट के बगैर तो पाकिस्तानी कामयाब हो नहीं सकते, ये तो बात माननी चाहिए। और अगर अ, ये जो ओवरग्राउंड वर्कर नहीं होते या लोकल टेररिस्ट नहीं होते, तो ये पहलगाम नहीं हो सकता। पाकिस्तानी को कैसे मालूम कि वहाँ आर्म्ड पुलिस की डेवलपमेंट नहीं, डिप्लॉयमेंट नहीं है। वहाँ कैसे मालूम कि वहाँ इतने टूरिस्ट जाते हैं और बाईसारन कहाँ है। पाकिस्तानी जो आता है, उसको ये सारी चीजें किसी ने रैकी करवाई, उसको खाने का इंतजाम करता, उसका ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करता, उसको छुपाने की। अब इतने दिन हो गए ऑपरेशन करते हुए, आज तक हाथ नहीं चढ़े वो। इसका मतलब कोई उनको पनाह दे रहा है, चाहे वो जंगल में है। मैं कहता हूँ रेजिडेंशियल एरिया में नहीं भी है, जंगल में है, वहां खाने रोटी। बिना खाने के रह सकते हो आप। आप चाहे किसी केव में हो छुपे हो, किसी कोठे में, किसी गुज्जर बकरवाल के कोठे में वहां छुपे हो, जहाँ बकरियां चराते हैं वो, या भैंसे ले जाते हैं, या वो ले जाते डेरा हैं, बोलते जैसे। ये डेरा बोलते हैं। तो वो आप वहाँ, कोई तो खाना दे रहा है ना उनको, कोई तो उनको ये कर रहा है। तो इसकी इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको टेररिस्ट से ज्यादा डेंजरस मैं मानता हूँ, एंड वी शुड ब्लडी जस्ट हैंड देम, कोई लिहाज नहीं करनी चाहिए। और हाँ, देखो चेंज कुछ आई है कश्मीर में, नो डाउट। 370 के बाद आपने देखा कितना फर्क आया, बहुत सारी, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सेक्शन है जो एंटी इंडिया फीलिंग रखता है, जो हम्म। टेर रेडिकलाइज्ड है। चाहे वो जब उसमें जो मदरसा चलते हैं उनका रोल हो, चाहे हम्म। ऑनलाइन जो रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान करता है उसका रोल हो, लेकिन है, बहुत बड़ी सेक्शन है। बिल्कुल है, और बिल्कुल है। ये माननी चाहिए, जो लोग कश्मीर जाएंगे वो फील करते हैं, तो उनका इलाज करना। और ये सबसे बड़ा खतरा ये लोग हैं। मैं कई बार कहता हूँ चाइना और पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं है, उनसे आप लड़ रहोगे। सबसे बड़ा खतरा है जो आपके अंदर। और सिर्फ कश्मीर की क्या बात करते हो, मैं पूरे इंडिया में बताता हूँ। आपके
लाखों मदरसे चलते हैं, और आप क्या पढ़ाते हो मदरसा में? जुल्म हो रहा है। देवबंद देवबंद जो चलता है, हम्म। वो पूरा हमारा जो सलाफी और क्या क्या ये वाला सिस्टम है, देवबंदी, ये जो ये कौन फैलाता है, और वहां क्या पढ़ा रहे हैं आप उसमें देश को तोड़ने की काफिर के खिलाफ पढ़ाते हो। आप जो चीजें उसमें पढ़ाई जा रही हैं उसको कोई टच नहीं करता। सेंसिटिव मैटर है। क्या वो देश को खतरा नहीं है? क्या आप लाखों बच्चे चर्न आउट नहीं कर रहे हो, जिनको आप रेडिकलाइज कर रहे हो और जो देश को तोड़ने के लिए तैयार होते हैं? इसीलिए आप आए दिन देखते हो और जो रामनवमी का जुलूस होता है, हनुमान जयंती का जुलूस होता है, उसपे पत्थरबाजी होती है, उसपे ईंटें और पत्थर फेंके जाते हैं। बिकॉज वाई? ये इतनी घृणा क्यों? आप इसी देश में रहते हो, आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इतनी घृणा क्यों, मैं ये पूछता हूँ। और इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए? नहीं उठाए। ये मेरा सरकार से वो है। इस अगर आप देखें, प्रेसिडेंट मैक्रन ने फ्रांस में बहुत सारे कदम लिए थे हाउ टू चेक रेडिकलाइजेशन। क्या हम नहीं ले सकते? लेकिन पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है और कोई भी पार्टी इसकी बात नहीं करती। मदरसा, लाखों मदरसा चल रहे हैं, लाखों बच्चे चर्न आउट हो रहे हैं हर साल with anti-India feeling, with anti-majority feeling, with ideology to kill काफिर्स। तो ये कहाँ लेके जाएगा आप? आए दिन आप देखते हो रेलवे लाइन में एक्सीडेंट करने के लिए, उसमें आप अगर रेलवे का एक्सीडेंट होगा तो सिर्फ हिंदुओं को मारेगा क्या? रेलवे में सारे हर कम्युनिटी के लोग ट्रेवल करते हैं। आप एक्सीडेंट कर किसके लिए कर रहे हो? नफरत की वजह से। उसमें मुस्लिम नहीं मरेंगे, क्रिश्चियन नहीं मरेंगे, सिख नहीं मरेंगे, बुद्धिस्ट नहीं मरेंगे, सब मरेंगे जो भी ट्रैवल कर रहा हो। तो इतनी घृणा क्यों अपने देश के लिए? रेलवे एक्सीडेंट करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब नफरत देखो ना। इसको चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन भी हो रही है, वो तो पाकिस्तान पूरी तरह बम्बार्ड करता है, और वो बहुत सारों को। आप मिनी पाकिस्तान आप चलिए, आप बंगाल हो, आपका यूपी हो, आपका केरला हो, आपको मिनी मिनी पाकिस्तान मिलते हैं। वाई? और इसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं? एज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी उल्टी अपीजमेंट करते हैं। क्या वो राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है? उसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनना है, देश को बचाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है? या अखिलेश यादव की उसको सिर्फ सीएम बनना है यूपी का, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि देश बच जाए? और ये या देश में लाखों बच्चे निकले जो टोटली रेडिकलाइज्ड हो और देश को तोड़ने की कोशिश करें? इनसे तो मेरे ख्याल हजार दर्जे वो लोग हैं जो एटलीस्ट दे आर अगेंस्ट, दे आर ओपनली अगेंस्ट। तो ये बहुत अंदर का वो जो 0.5 वाला आप कह रहे हैं, ज्यादा खतरनाक, इनसे ज्यादा खतरा है देन पाकिस्तान एंड चाइना। हम्म। क्योंकि अभी आपने प्रेसिडेंट मैक्रोन का जिक्र किया, तो जब उन्होंने सर मस्जिदों पे वहां एक्शन लिया था, मुझे याद है 15 का अटैक हुआ था, मैं वहीं रहती थी उन दिनों। तो उसके बाद वहां पे किसी ने ये नहीं कहा था इन्हें टारगेट किया जा रहा है। वहां पे ये एक्सेप्टेंस थी कि भाई ये जरूरी है, ये लॉफुल है, ये कानून के दायरे में एक एक्शन है। यहाँ पे तो आप करते हैं तो यहाँ तो सबसे पहले लोग ये चिल्लाने लगते हैं माइनॉरिटीज अंडर अटैक, माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे तो इस तरह कौन सी का एक माइनॉरिटी? नैरेटिव। 20%, 20% पॉपुलेशन कौन सी माइनॉरिटी होती है? 20% पॉपुलेशन, ये कौन सी माइनॉरिटी है? माइनॉरिटी होता है 1% से नीचे। माइनॉरिटी है यहाँ जैन्स, माइनॉरिटी है यहाँ जो ईरान से आए थे, क्या नाम उनको बोलते हैं, पारसीज। पारसीज, वो है माइनॉरिटी। ये कौन सी माइनॉरिटी है? दिस इज ब्लडी फॉल्स नैरेटिव, एंड नो वन डेयर्स टू डिक्लेयर देम
कि हिम्मत रखे। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी नहीं है देश को बचाना, सिर्फ पॉलिटिशियंस की है। व्हाई कांट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर के, या गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि 1% से नीचे जो है, जो भी आता है वही माइनॉरिटी है। दिस इज मिस यूज ऑफ माइनॉरिटी। आप जम्मू कश्मीर में 90% हो या 70% हो, तब भी माइनॉरिटी के फायदे लेते हो। कौन सी माइनॉरिटी? किस देश दुनिया में मुझे एक जगह बताओ जहां 20% पॉपुलेशन माइनॉरिटी होती है? टेल मी वन। यू आर मेकिंग एस ऑफ द होल कंट्री। ये कौन सी माइनॉरिटी? यू वांट ए माइनॉरिटी कमीशन, यू वांट ए माइनॉरिटी। अब कितना बड़ा वकफ का हल्ला गुल्ला देखो। थर्ड लार्जेस्ट लैंड माफिया है। हद हो गई भाई। And look at the kind of law which Congress gave to them. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। ये कौन सा कानून है? मतलब आई डोंट हैव फंडामेंटल राइट टू अपील इवन इन दी हाई कोर्ट। ऐसा कानून बनाते हुए कांग्रेस को शर्म नहीं आई? इनको नंगा नहीं करना चाहिए इस देश में, चाहे जो भी लीडर था उस वक्त। कांग्रेस पार्टी ने वो घिनौने काम किए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके खिलाफ पूरे देश में बताना चाहिए कि इन्होंने किस तरह के कानून बनाए, चाहे वो ये वाला हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और या वक्फ एक्ट। ये तो अब प्रेजेंट उसकी पार्लियामेंट की बहुत बहुत मैं कहता हूं देश आभारी रहेगा कि इस तरह का ड्रैकोनियन लॉ को चेंज किया। एंड हैट्स ऑफ टू मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह। थैंक यू सो मच सर। आई कैन सेंस दी एंगर, और गुस्सा सब में है, सब में होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का टफ टाइम हमने देखा 22 अप्रैल के बाद, एक तरफ इतने सारे मासूम लोगों को उनका मजहब पूछकर मारा जाना, और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ आपको सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ना है, आपको पाकिस्तान के साथ साथ प्रोपागेंडा से भी लड़ना है, आपको पाकिस्तान के साथ साथ उन पॉलिटिशियन से भी लड़ना है जो ये पूछते हैं, शायद ये जानना चाह रहे हैं कि सेना ने या हमारे फोर्सेस ने कितने बम फोड़े, कितनी बंद गोलियां चलाई, कितने ड्रोन छोड़े, बदले में कितने बम वहां के गिराए, कितने जहाज वहां के गिराए। तो मतलब समझ से परे है कि आप करना क्या चाहते हैं इस ऑडिट के माध्यम से, आपका क्या गोल है, ये उसे लेके सवाल रहेंगे, जैसा कि आपने कुछ सवाल अभी यहाँ पर। जी सर। उसमें सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, जो 9 टेरर कैंप्स उड़ाए उसके लिए आपको भारत की सेना, एयरफोर्स, नेवी का शुक्रिया करना चाहिए। आपने उनके 9 या 11, 13 में से हवाई अड्डे उड़ाए, वो जो एयर क्या बोलते हैं उनको, एयरबेस, एयरबेस, एयर एयरबेस। एयर बेसिस उड़ाए, उसके लिए शुक्रिया करना चाहिए। उनके 60, 70 या 75 आर्मी वाले मारे गए, एयरफोर्स वाले मारे गए, इंक्लूडिंग 2 जो ड्रोन की ट्रेनिंग देने के लिए आए थे टर्की से, वो मारे गए। तो उसके लिए आपको अपनी फोर्सेस का अप्रिशिएशन करना चाहिए। तो ये क्या काम है। और उनके जो जो जहाज उड़ाए वो एयरफोर्स डिटेल प्रूफ के साथ दे रही है। आप अपना यहाँ का ये इसका ये जो आप गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज करें, जरूर करिए, बट डोंट रेज फिंगर ऑन आर्म्ड फोर्सेस। दे आर फाइटिंग फॉर द होल कंट्री, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पार्टी। So I would like request every political party to stand by the armed forces. They are fighting for you, not for their person, and they are fighting for the country. So पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं हमने यहाँ चलाना है। आप सरकार से पूछिए कि आपने ये क्या किया, कितना खर्चा किया, क्या किया। हाँ, अगर कुछ जहाज गिरा भी है या पाकिस्तान ने गिरा है, वो एयरफोर्स बता देगी, टेल दी गवर्नमेंट टू। लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई झूठ बोलता है या छुपाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है, यहाँ छुप भी नहीं सकता। भारत इज एन ओपन सोसाइटी। यहाँ सर एक बात तो बताइए, सर एक बात बताइए, छोटी सी बात है बहुत ही, और ये मैं व्यूअर्स से भी कहना चाहती हूँ। अभी यहाँ पे एक पंछी भी गिर जाएगा ना, तो गली में 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बच्चे उसका वीडियो बनाने लगेंगे,
और हमारे यहाँ इतने सारे वीडियो सोशल मीडिया पे चलने लगेंगे। तो आपको सीरियसली लगता है कि जहाज गिरेगा और उसका एक वीडियो कोई नहीं बनाएगा और नहीं, उसको डालेगा उस नहीं, वो भी कश्मीर में नहीं डालेगा? और उसका डेबरी नहीं मिलेगा। हाँ, और उसका डेब्री नहीं मिलेगा। और वो भी कि जब भारत ने एलसी क्रॉस ही नहीं किया। भारत की जो एयरफोर्स थी उसने एलसी क्रॉस ही नहीं किया है, अपनी सीमा में रह के ऑपरेशन चलाया है। तो मतलब किस तरह की बात है? बस मैं जाते जाते एक छोटा सा मेरा सवाल है, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ। आप डीजी थे जेएनके पुलिस के, आप गिनते थे क्या कितनी गोली फायर हुई, कितने गोले फायर हुए? ये ऑडिट करते थे आप? पूछते थे कि जो ऑपरेशन का मैनेजर आता, जो भी इंचार्ज वापस आता था ऑपरेशन के बाद, आपका एसपी एसएसपी जो भी, मतलब मैं क्यूरियस हूँ सीरियसली। आई एम नॉट ट्राइंग नहीं, टू डिमीन समवन, बट मैं क्यूरियस हूँ बस। सी सी कभी भी गिना नहीं। इनफैक्ट ऑर्डर ये था कि अगर एक गोली आएगी तो यहाँ से 10 मारनी है। हाँ, खोखे हम मांगते थे, वो हमारा एक एसओपी है कि कितने फायर किए, उसके एम्प्टीज होते हैं ना खोखे, वो हमें हम्म। चाहिए जितने मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार ना पिलफरेज ना हो, कोई उसको मिस यूज ना करे, उसको बेचे ना। यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका हिसाब रखने के लिए हम जरूर उनके एम्प्टीज मांगते थे, जितने, वो भी जरूरी नहीं अगर नहीं भी मिले लड़ाई में तो कोई वहां थोड़ा पहले खोखे ढूंढेगा, लेकिन जहां जहां हो सकता है गोलियां नहीं गिनी जाती, अगर एक आती थी 10 मारने का आदेश। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना डिटेल में जाके सब एक्सप्लेन कर दिया, चाहे वो .5 फ्रंट की लड़ाई हो, चाहे वॉर ऑफ नैरेटिव्स हो, चाहे राजनीतिज्ञ जो अपनी राजनीति के लिए कुछ भी सवाल इस वक्त उठा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान की जिहाद वाली पॉलिसी हो जिसमें कश्मीर तो सिर्फ एक मोहरा भर है। आपने जैसा कि पॉइंट आउट किया कि फौज जो है वो रुकने वाली नहीं है पाकिस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।